morning all of you. I am Aman Chaurasia taking a lecture for economics. इकोनॉमिक्स फर्स्ट इसका लेक्चर हम लोग देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं. ओके, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें बहुत सारी कवर कर ली हैं. बेसिक फॉर्मुलेशन हम लोगों ने बहुत से देख लिए. माइक्रो एंड मैक्रो पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे. बेसिक फॉर्मुलेशन पे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द इकोनॉमिक्स स्कोप एंड द इम्पोर्टेंट डिसीजंस. नाउ important decisions under इकोनॉमिक्स. कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन इकोनॉमिक्स में होते हैं, वो चीज़ हम लोग मेनली यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, इसके बाद हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 में आप लोगों का स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बचता है. मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट डिसीजन अंडर इकोनॉमिक्स. या तो फिर आप एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, इकोनॉमिक्स के लिए डिसीजन, मतलब डिसीजंस ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, यहाँ देखेंगे हम पॉइंट. सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन, प्रोडक्शन डिसीजन. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रोडक्शन डिसीजन. सेकंड पॉइंट फाइनेंशियल डिसीजन. First and the most important thing is production decision, and the second is financial decision. The third point is human resource. Decision. And the final point is distribution decision. Okay. Now, there are 4 important points in economics. Every company need to take these types of decision in order to make a product, or in order to supply, or in order to distribute, in order to recruitment, and in order to create a fund or a raise of fund. Okay, there is some important decision point. So 4 important decisions of economics. First of all, production decision. प्रोडक्शन डिसीजन में क्या क्या चीजें कंसिस्ट होती है. मेनली प्रोडक्शन डिसीजन में हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए, प्रोडक्शन के केस में मेनली रॉ मटेरियल, इज अ की फैक्टर इन प्रोडक्शन डिसीजन. रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे, कितने कन्वीनियंट आ रहा है. ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर दूर से लाना है तो हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें ऐड करना पड़ेगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल हम लोग कहाँ से लाएं. अब रॉ मटेरियल हम लोग किसी के पास से ले रहे हैं, बट इन सीजन में आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर किसी की शॉप हो या किसी के पापा का बिजनेस हो, तो आप लोग जिनका बिजनेस होगा उनको ये पता होगा कि सीजन होता है बिजनेस का लिए. जैसे शादी वगैरह आती है, हम लोग बोलते हैं शादी वगैरह आती है, तो कोई से भी बिजनेस अधिकतर फ्लो में आ जाते हैं. सबसे ज़्यादा फ्लो में आ जाते हैं, उनका मतलब बिजनेस ज़्यादा चलने लग जाता है, सेलिंग ज़्यादा होने लग जाता है किसी भी फॉर्म में. सो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कभी कभी कम हो जाती है जिस ऑर्डर में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए अभी 100 यूनिट का प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हैं, बट इन सीजन अप्रॉक्स 50 यूनिट आपके इंक्रीज होते हैं, मतलब 150 यूनिट आपको बनाना है. 150 यूनिट के सीजन में आपके पास ऑर्डर आ जाते हैं. अब ऑर्डर को आ गए, ऑर्डर को प्लेस भी करना है. जैसे डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड है मार्केट में आपके प्रोडक्ट की, तो आपको सप्लाई भी करना जरूरी है. सप्लाई नहीं करोगे तो आपके राइवल्स बैठे हैं, कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, वो आपके कस्टमर्स को, वो आपके कंज्यूमर्स को कवर अप कर देंगे. ओके, सो द रॉ मटेरियल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन
प्रोडक्शन डिसीजन में मेनली हम 3 चीजें कंसीडर करते हैं, व्हाट, हाउ एंड whom। मेनली 3 चीजें प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन में कंसीडर की जाती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके द्वारा बनाना है, ये चीजें प्रोडक्शन डिसीजन में मेनली लाया करती है, आती है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है आप लोगों को कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन यूनिट, मान लीजिए आपका एक प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट है, आपको प्रोडक्शन बनाना है। सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने के भी पहले आप लोगों को ये प्लानिंग करना होती है कि मुझे क्या बनाना है। तो पहले ये देखिए कस्टमर के हिसाब से, हाँ, कस्टमर के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से कि मार्केट को किस चीज की नीड है, उस चीज का प्रोडक्शन करें जिसमें कॉम्पिटिटर कम है। कॉम्पिटिटर बाद में बढ़ जाएंगे, वो स्वाभाविक सी बात है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या देखना है प्रोडक्शन डिसीजन में, व्हाट टू प्रोड्यूस में, कि आप ऐसी चीज बनाएं, क्या बना रहे हैं आप वो, प्लस ऐसी चीज होना चाहिए वो जो मार्केट में कम हो और जिसकी डिमांड मार्केट में रेगुलर बेसिस पे होती है ना, और आपके राइवल्स कम होना चाहिए, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स। ऐसी यूनिक चीज बनाओ, ऐसा यूनिक प्रोडक्शन करो। अच्छा, आपके राइवल्स हों और कॉम्पिटिटर्स भी हों, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज में। पता है क्यों? अगर आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेंटेन करें। आप लोगों ने देखा होगा चिप्स का, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। जैसे लेस का चिप्स आता है, लेस के चिप्स में आप लोगों ने देखा होगा क्वांटिटी कम आती है, क्योंकि लेस एक फेमस कंपनी है ना, इंटरनेशनल ब्रांड है वो इंडिया को छोड़कर अलग अलग देशों में भी, मतलब विदेशों में भी होगा चिप्स का ब्रांड, वेफर्स है ना, आलू के वेफर्स आते हैं, पोटैटो वेफर्स। देन लेस का आप लोगों ने देखना, लेस का चिप्स छोटा सा आता है, उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, क्वालिटी तो सेम ही होती है। वहीं आप डायमंड का देख लो, आकाश का देख लो, बालाजी का देख लो, जो अपने लोकल एरिया पे चलता है, लोकल लेवल पे चलता है ना। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो इंडिया लेवल पे भी नहीं होंगे, ठीक है। डायमंड तो होगा, बट आकाश और बालाजी अभी नई नई कंपनी स्टार्ट हुई है, वो लोग क्या दे रहे हैं, वो क्वांटिटी 10 रुपए की प्राइस में लेस की कंपेयर में डबल क्वांटिटी देते हैं, बालाजी वाले और आकाश की चिप्स वाले। ओके, सो आप मेनली प्रोडक्शन डिसीजन में ये डिसाइड करेंगे कि हमको क्या बनाना है, क्या बनाना है, उसमें से भी मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट की भी डिमांड देखने के बाद ये भी देखना है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा क्वांटिटी देंगे। क्योंकि मेनली आप लोगों ने देखा होगा चिप्स अधिकतर लोग कंज्यूम कौन करते हैं, जो जिनकी एज कम हो, छोटी एज वाले, है ना, मतलब यंगर्स, जो आप ये मान के चलो 10 साल से लेकर 20 साल तक के बीच के लोग, यंगर्स, वो यंगर जनरेशन सबसे ज़्यादा चिप्स खाती है स्नैक्स वगैरह के रूप में, या छोटे बच्चे वगैरह, वो लोग चिप्स वगैरह अधिकतर खाते हैं। ये भी देखिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, मेनली बैकग्राउंड भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि वो लोग उस चीज़ को परचेस कर पाते हैं कि नहीं, उस प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस पे। इनके प्राइस अपने कम क्यों रहते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए में भी कुरकुरे आते हैं। क्यों आते हैं? ये कॉम्पिटिटर पे कवर अप करने की स्ट्रेटेजी है ना। वो क्वांटिटी दे रहे हैं, प्रोडक्शन बल्क में कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं उसकी प्राइस। ओके, क्योंकि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब लेवल के लोग हैं, जो छोटे लेवल के लोग हैं, वो प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके कारण आप उनको क्वालिटी भी दे रहे हैं और क्वांटिटी भी ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आपको आपकी प्लेस बनानी है, आपकी पोजीशन बनानी है। ओके, देन द सेकंड थिंग इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ मतलब कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, उसमें मशीनरी प्रोसेसेस क्या क्या रहेगी, इनपुट से आउटपुट किस तरीके से जनरेट होगा। मेनली तो आप रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस में सब चीजें स्टार्ट होगी, ये सब चीजें आएगी कि आप लोग प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, प्रोडक्ट बना कैसे रहे। देन बूम टू प्रोड्यूस, कौन उस प्रोडक्ट को बनाएगा। ओके, प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या चीजें लगेंगी, कौन प्रोडक्ट को बनाएगा, कौन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा। ओके, ये सब चीजें इसमें बूम टू प्रोड्यूस में शामिल की जाती है। देन द सेकंड पॉइंट इज फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में मेनली हम ये देखेंगे कि हमारे पास फंड कहाँ से आ रहा है ना। जब प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन यूनिट डाल रहे हैं आप, तो आपको मेनली तो पहले ये देखना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से लाएंगे उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। क्या आप बैंक से पैसा लोन लेंगे, अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से लेंगे, या फैमिली से लेंगे। देखो, मेनली कंपनी फाइनेंस 3 तरीके से इकट्ठा करती है।
पहले तो स्वयं उसके पास होता है एक अमाउंट, देन वो बैंक से लोन लेती है। थर्ड फॉर्म होता है आईपीओ लॉन्च करना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो अपने शेयर मार्केट में होता है, उसके थ्रू वो पैसा जनरेट करती है, जब जाके उसका फाइनेंस जमा होता है। फाइनेंस डिसीजन में यही डिसीजन लेंगे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कि इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में करें, किस सेक्टर में करें, कि हमको रिटर्न अच्छे से अच्छा मिल जाए। ओके, देन द ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन। ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन में हम ये देखेंगे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट हमको किस फील्ड में चाहिए, किस फील्ड की रिक्वायरमेंट है ना, किस फील्ड से लोग जा रहे हैं, किस फील्ड में लोग ज़्यादा हैं, जिस फील्ड में लोग कम कर रहे हैं कम है, हमको ह्यूमन पावर भी मेंटेन करके चलना है। सबसे पहले तो हमको ह्यूमन को मेंटेन करना है, क्योंकि मशीन ऑपरेट करेगा कौन, रोटर ऑपरेट करेगा कौन, है ना। प्रोडक्शन की क्वालिटी चेक कौन करेगा, मार्केटिंग के लिए तो आपको प्लेयर चाहिए, कोई मशीन तो मार्केटिंग करने जाएगी नहीं, ठीक है। मेनली मार्केटिंग इज द इम्पोर्टेंट की ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एंड द प्रोडक्शन सेक्टर ऑफ अ कंपनी आपको चलाना है तो फाइनेंस जितना जरूरी है उतना जरूरी मार्केटिंग भी है ना। मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स से कनेक्टेड एस्पेक्ट्स है। मार्केटिंग करने के लिए आपको प्लेयर की नीड पड़ेगी। मार्केटिंग करने जाएगा कौन, स्ट्रेटेजीज कौन बनाएगा, ठीक है। मार्केटिंग तो आपको फिजिकल बेस पे भी करना पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा, एड वगैरह भी देना पड़ेगा टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, और फिजिकल तौर पे डोर टू डोर स्टेप भी आप लोगों को इसकी मार्केटिंग परफॉर्म करना पड़ेगी। इसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। प्लस अपनी कंपनी में प्रोडक्शन यूनिट को संभालने के लिए भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर इकोनॉमिक्स। देन लास्ट इज द फाइनल डिसीजन इज डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड डिसीजन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में कर रहे हैं, है ना। देखो, प्रोडक्शन यूनिट आपकी प्रोडक्शन करके मेनली मटेरियल आप कहाँ स्टोर करेंगे, गोडाउन्स वगैरह में स्टोर होता है ना। आपका एक वेयर हाउस बना होता है जहाँ पे आप मटेरियल आपका स्टोर करते हैं। फैक्ट्री में तो सिर्फ प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री में आप ज़्यादा मटेरियल स्टोर नहीं कर सकते। मटेरियल अगर आपका मास प्रोडक्शन हो रहा है, बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको एक वेयर हाउस की भी जरूरत है। वेयर हाउस भी आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, वेयर हाउस बनाना पड़ेगा कि यहाँ से प्रोडक्शन होकर मटेरियल कहाँ पे मैं रख सकूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वेयर हाउस तक जाएगा मटेरियल। वेयर हाउस के बाद प्रोडक्शन होने के बाद वेयर हाउस जाता है, वेयर हाउस से मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है जगह जगह पे, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड डिसीजन में आपको मेनली सप्लाई चेन बनाना पड़ेगी। सप्लाई चेन रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ेगा कि सप्लाई चेन में किस में, सप्लाई चेन मतलब सप्लाई करने वाली चेन, है ना। किस चेन में सप्लाई होगा, कौन व्यक्ति जाके वेयर हाउस से माल ले जाके आउटलेट्स पे देगा। मतलब मेनली तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स में ऐसा होता है कि वेयर हाउस से माल होलसेलर पे जाता है, होलसेलर से रिटेलर पे जाता है, और रिटेलर से कंज्यूमर कस्टमर्स के पास जाता है ना। ये चेन बनी होती है। फैक्ट्री से माल वेयर हाउस जाता है, वेयर हाउस से माल जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर लेता है, रिटेलर से कंज्यूमर लेता है। कभी कभी रिटेलर भी वेयर हाउस से मटेरियल उठा लेते हैं क्योंकि उनको सस्ता चाहिए होता है ना। अब वेयर हाउस से मटेरियल होलसेलर के पास ही सस्ता जाएगा, होलसेलर भी उस पर कुछ ना कुछ तो कमाएगा, कमाने के बाद ही वो रिटेलर को देगा, रिटेलर भी उस पर अपना मार्जिन जोड़ेगा, है ना। उस मार्जिन से जैसे एमआरपी आता है ना, उस पर एमआरपी से इनको मान के चलिए आप 15 से 20% का इनका मार्जिन पहले ही होता है, ठीक है। एमआरपी तो एक्चुअल रेट है जो मार्केट में बिकेगा, है ना। आप लोग बोलते हो ना कि एमआरपी पे मटेरियल खरीदा, एमआरपी पे ही से लेना, एमआरपी से ऊपर नहीं लेना। जो एमआरपी है ना वो कंपनी के लिए एमआरपी नहीं है ना, कंपनी के तो और कम में पड़ रहा है, और होलसेलर जो प्राइस पे ले रहा है उसको और कम में पड़ रहा है ना। सबसे ज्यादा इनमें से फायदा होलसेलर रिटेलर, सबसे ज्यादा इनमें से फायदा रिटेलर्स को होता है ना। रिटेलर सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं क्योंकि रिटेलर को सीधी मार्जिन, इनको बल्क में देना है, थोक में देना है ना। ये थोक के व्यापारी हैं, होलसेलर है, होलसेल में देते हैं। ये रिटेल करते हैं, एक प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना। 12 यूनिट मान के चलिए, एक डजन 12 यूनिट पे ये सीधी इनकी कमाई बहुत 100 रुपीज होती है, जितनी इनकी 2 पैकेट पर होती है। बट ये ज्यादा सेल कर पाते हैं, इन लोगों को वही सेलिंग ज्यादा डे में करना होती है, हाँ। इनकी एक डे की इतनी सेलिंग होती है, इनकी ज्यादा दिन में उनको सेल करना रहता है, तभी इन लोगों का मार्जिन ज्यादा रहता है रिटेलर्स का। ओके, सो इट इज द इम्पोर्टेंस डिसीजन अंडर इकोनॉमिक्स, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स
के डिसीजन, इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट डिसीजन जो शामिल होते हैं, जो हेल्प करते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. They four are the most important point of decision making in economic sector. Okay, so it is the decision. Then अब आप लोगों का स्कोप बच रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं. ओके, नाउ वॉच द वीडियो एंड गिव द फीडबैक दीजिए, वीडियो देखिए, फीडबैक प्रोवाइड कीजिए. ओके, यही मैं आपका लेक्चर एंड कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच.